बच्चों थोड़ा सा जो है वो कट हो गया था। हम कंटिन्यू करते हैं। मैं कह रहा था कि जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो जो है वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हो सकते हैं और मे बी डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइज। दैट मीन्स वी कैन से दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स may lies in same cell और may lies in different cell, राइट। तो इस पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स involve in hybridization orbitals involve in hybridization may or not may or not may be in same principal quantum number in same principal quantum number in same principal quantum number, right. That means we can say that means we can say that we can say that the hybrid orbitals may lies in same or different cell, may lies in same or may not lies in same cell, राइट, सेम सेल। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में, वो हम ऐसा कहते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे कि दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स may be half filled, fully filled, half filled, fully filled and half filled, fully filled and vacant, राइट। इसके अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, वो ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नेवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो बेंजाइन होता है उस बेंजाइन के अंदर जो एक एक्स्ट्रा, यानी कि बेंजाइन क्या होती है कि जो बेंजीन होती है उसके अंदर एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। जो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आता है ना, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कारण आता है। यानी कि जो पाई बॉन्ड्स आया है ना, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, राइट। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया, राइट। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, राइट। But some exception, but one exception that can be given as वो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। हमारे पास क्या होती है, बेंजाइन। ये क्या है, बेंजाइन। ये जो बेंजाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया है, ये पाई बॉन्ड जो एक्स्ट्रा आया है वो sp2 और sp2, एक तो sp2 और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण आया है, ठीक है ना। इसके अंदर इन्वॉल्व है sp2
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया, राइट। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल। आप हेडिंग डालिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे, उनमें हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन वन इज एंड सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम sp आयोटा के नाम से जानते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। आप हेडिंग डालिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, जो नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें टाइप 3 होते हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर इसके अंदर दो टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मान लो कोई हमारे पास कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी फ्री है, तो इस प्रकार का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। मान लो हमारे पास कोई कार्बन है जिसकी दो वैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है वो सेटिस्फाई है, और दो वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है सेटिस्फाई है, उस प्रकार के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मान लो हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसकी चारों को चारों वैलेंसी मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जो है वो सेटिस्फाई है, वो क्या होता है, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, राइट। अब हम बात करेंगे इसके अंदर टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड के अंदर हम एक फॉर्मूला जो है डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन के लिए, राइट। तो आप हेडिंग डालिएगा, नॉन एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसके अंदर जो टाइप सेकंड हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सेकंड टाइप हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, वेयर v बराबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वेयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन मॉलिक्यूल और आयन। जो मॉलिक्यूल और आयन हमें दिया हुआ है उसके सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। तो वेयर v इजकल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयन, और आयन। नेक्स्ट यहाँ पर जो m है, m रिप्रेजेंट करता है मोनोवैलेंट स्पीसीज दैट कैन बी गिवन एज ए एटम और ग्रुप। ये क्या हो सकती है, मोनोवैलेंट स्पीसीज एटम भी हो सकती है और ग्रुप भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट जो इसमें है उस C का मतलब होता है चार्ज ऑफ कैटायन। C का मतलब होता है कैटायनिक चार्ज या फिर चार्ज ऑफ कैटायन। क्या होता है, कैटायनिक चार्ज, और एक का मतलब होता है एनायनिक चार्ज, सॉरी दिख नहीं रहा, एक का मतलब होता है एनायनिक चार्ज, राइट। एक का मतलब क्या होता है, एनायनिक चार्ज।
इसका मतलब क्या होता है, एनायनिक चार्ज। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें याद रखना है और इसके बेसिस पे हमें नॉन एब्सोल्यूट जो मॉलिक्यूल्स दिए होंगे उनके हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल का। किसका हम एग्जांपल लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल का, और इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमने एग्जांपल लिया SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल का। एक बात बताओ यार कि जो सल्फर होता है वो कौन से फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। और ऑक्सीजन जो फैमिली के मेंबर होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सल्फर के में कितने होंगे, 6। तो n बराबर क्या होगा, 1/2 6 प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज। बताओ ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवैलेंट होता है, तो मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है, 0 है। कैटायनिक चार्ज आपको दिखा के इस पे कि सर कैटायनिक चार्ज इस पे जो है वो हमको 0 दिखा, इस पे कोई भी कैटायनिक चार्ज नहीं है। तो आपको बताओ कोई भी एनायनिक चार्ज दिखा क्या, सर हमको इस पे एनायनिक चार्ज दिखा, वो कितना है, 2 है। हमने इसको जैसे ही सॉल्व किया तो क्या निकल के आएगा, हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो निकल के आएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, राइट। तो ये हमारा जो है हमने मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या किया, कैलकुलेट किया। दूसरा हम लेते हैं कोई भी सेकंड एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने PO4 3 नेगेटिव का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमें पता है कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है और फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। मोनोवैलेंट स्पीसीज यहाँ पर कितनी है, 0 है। ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है और यहाँ पर कैटायनिक चार्ज जो है वो है नहीं, और एनायनिक चार्ज यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। हम कह सकते हैं इसके भी अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, TD टेट्राहेड्रल, राइट। अगला हम एग्जांपल इसके अंदर थर्ड क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मान लिए हमने एग्जांपल लिया XuO3 2। बताओ जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन के रूप में कमेंट करिएगा, हम जो है आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो शेयर करेंगे, राइट। तो जीनोन के वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। जीनोन जो है एक नोबल गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 54 होता है, राइट। तो इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हुए। मोनोवैलेंट स्पीसीज की बात की तो मोनोवैलेंट स्पीसीज यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन जो है वो बाइवैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है, 2, मतलब 10/2। 10/2 का मतलब 5 निकल का आया, और 5 जो है उसका मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, TVP। क्या होगी ज्योमेट्री, TVP या फिर स्क्वायर पायरामिडल, क्या होगी, स्क्वायर पायरामिडल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल नंबर 4 हमने एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल हमने SOCl2 को लिया, किसको लिया, SOCl2 को लिया। हमें पता है कि जो सल्फर, सॉरी देख लेना, कि जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है, 2। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, TD, राइट। अब आगे हम और कुछ मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। जैसे हमने जो है वो नेक्स्ट जो कंसीडर किया, मान लिया हमने नेक्स्ट जो लिया वो क्या ले लिया, I3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल I3 का ले लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार I3 नेगेटिव हम ले लेते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर हम हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हमें सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम पता करो पहले, तो उसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पता करो, उसके बाद मोनोवैलेंट स्पीसीज देखो, उसके बाद कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज देखो, उसके बाद स्टेरिक नंबर का पता चलेगा। आफ्टर देन स्टेरिक नंबर हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो एक बात बताओ यार कि इसके अंदर तो I3 नेगेटिव दिया है, हमें पहले तो सिलेक्शन ऑफ
सेंट्रल एटम आना चाहिए। अब जो सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम हम जब करते हैं तो इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या कि I2 नेगेटिव। इसके अंदर सेंट्रल एटम जो होगा वो क्या होगा, आयोडीन ही होगा। और आयोडीन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। और मोनोवैलेंट स्पीसीज की बात करें तो 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज है और एक क्या है, एनायनिक चार्ज। तो कितने हो गए, 10, 10/2 कितना आएगा, 5। और 5 का मतलब क्या होता है, स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री अभी हमने पिछले भी एग्जाम्पल में कंसिडर की थी कि क्या होगी, टीबीपी होगी। क्या होगी, टीबीपी होगी, या फिर क्या होगी, स्क्वायर पायरामीडल होगी। क्या होगी, स्क्वायर पायरामीडल होगी, राइट। आगे हम कंसिडर करते हैं कोई भी अनदर एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया ICl2 नेगेटिव। हम एग्जाम्पल लेते हैं ICl2 नेगेटिव। आयोडीन के बैलेंस शेल में फिर से हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज। और एक जो है वो क्या है हमारे पास, एनायनिक चार्ज। कितना निकल के आएगा, वही 5 निकल के आएगा स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर अगर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और sp3d मतलब TVP, राइट। अब कोई अनदर एग्जाम्पल जैसे कंसिडर करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया C2H4। क्या एग्जाम्पल ले लिया, C2H4। जैसे हम क्या बोलते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। अब एक बात बताओ यार, इसके अंदर सेंट्रल एटम क्या होगा। सेंट्रल एटम तो हमें पता होना चाहिए ना, कि सेंट्रल एटम इसके अंदर क्या होगा, या फिर ये टाइप फर्स्ट का केस है या फिर टाइप सेकंड का केस है। तो एक बात बताओ यार, अभी मैं क्या कह रहा था पहले, टाइप फर्स्ट जब मैंने कंसिडर किया था तब मैंने यही तो कहा था कि मान लो कोई भी हमारे पास कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि कोई भी कार्बन है जिसकी दो बैलेंस जिसकी दो वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है और दो वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, उसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या कहा था, sp2। मैंने क्या कहा था कि अगर चारों के चारों वैलेंसी अगर मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा क्या हो रही है, सेटिस्फाई, तो उसका मैंने हाइड्रोजन क्या कहा था, sp। तो ये केस उसी प्रकार का नहीं बन रहा क्या कि दो वैलेंसी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा क्या हो रही है, सेटिस्फाई। खोल के लिख लो इसको, क्या दिक्कत आ गई, लो। अब देखो, इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, डबल बॉन्ड के द्वारा। जबकि इधर दो वैलेंसी ये इस दो हाइड्रोजन के द्वारा और दो वैलेंसी इन हाइड्रोजन के द्वारा। और खोल के लिख लो, क्या ये दिक्कत है। तो डबल बॉन्ड के द्वारा जब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब एक बात बताओ यार, जब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो टेट्रासाइनोइथाइलिन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्वेश्चन आपके लिए, आपको सॉल्व करना है कि जो टेट्रासाइनोइथाइलिन होगा क्या होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो टेट्रासाइनोइथाइलिन होगा उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन है, राइट। चलिएगा कोई ना, हम इसको क्या करते हैं यहीं पर जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट। अब टेट्रासाइनोइथाइलिन क्या होगा, इसके अंदर एथीन के अंदर क्या था कि चार हाइड्रोजन ऐड थे, दोनों कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड थे। टेट्रा मतलब चार साइनाइड आ जाएंगे दोनों कार्बन पर, राइट। तो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या हो गया जब उन हाइड्रोजन को इस साइनाइड ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब पहले हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन। उन हाइड्रोजन को साइनाइड ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उससे क्या ही फर्क पड़ गया यार, उससे क्या ही फर्क पड़ गया। हाइब्रिडाइजेशन तो वही इन कार्बन्स का वही क्या रहेगा, sp2 टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमने कुछ एग्जांपल कंसीडर किए थे। चलो एक एग्जांपल और हम कंसीडर करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C6N18। C6N18 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसको और हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम BSEPR थ्योरी पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी हम कुछ मॉलिक्यूल्स की जो है उस शेप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो हम एक और देख लेते हैं C6N18। उसके बाद हमारा जो है वो BSEPR को हम कंसीडर करेंगे। और एक जो छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, राइट।
तो एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं, C6N18। एक बात बताओ यार, C6N18 की स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रही क्या, कि जो बेंजीन्स होती हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, C6H6। प्रत्येक कार्बन पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर। अब जब प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, अगर उन हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन को हम तीन तीन नाइट्रोजन के द्वारा क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। देखो मैंने ऐसा कहा कि हमारे पास ये क्या थी, बेंजीन थी, जिसमें प्रत्येक कार्बन यानी 6 कार्बन पे, प्रत्येक कार्बन पे क्या है, 6 हाइड्रोजन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एक काम करो यार, प्रत्येक कार्बन पे जो 6 हाइड्रोजन है उनमें से उन 6 के 6 हाइड्रोजन को क्या करो, रिप्लेस करो, एलिमिनेट करो, ठीक है ना। और प्रत्येक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट की जगह पे हमें क्या ऐड करना है, तीन तीन नाइट्रोजन कर दो ऐड। तो बताओ, वो के वो ही नहीं निकल के आया गया। C6N18 6 कार्बन है इसके अंदर, और जो है प्रत्येक कार्बन पर तीन तीन नाइट्रोजन है, 18 जो है इसके अंदर नाइट्रोजन हो गया। अब एक बात बताओ यार, बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। जब उन हाइड्रोजन्स को हमने नाइट्रोजन्स के द्वारा रिप्लेस कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, राइट। तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हाइब्रिडेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम बेसवर्थ थ्योरी जो है उसको पढ़ेंगे। तो ऑड नंबर, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट। चलिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है AXN, जिसमें एक कोई सेंट्रल एटम है, ये कोई सराउंडिंग एटम्स हैं, और ये सेंट्रल एटम है जिसपे मान लेते हैं कि कोई भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कुछ इस प्रकार की हो सकती है, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कुछ इस प्रकार की हो सकती है। मान लेते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दो प्रकार की होंगी। एक तो अब मान लेते हैं एक इस प्रकार की होंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, NO2 ले लिया, ClO3 ले लिया, CF3 ले लिया। एक हमने एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि CH3 ले लिया, CH3 रेडिकल ले लिया, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। या फिर हमने CmE3 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले ली, और एक हमने NO ले ली, ClO2 ले ली, राइट। तो इनमें केस हमें डिस्कस करने हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें इन मॉलिक्यूल्स को जो है सोल्व करना है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आइडेंटिफाई करना है हाइब्रिडाइजेशन, राइट। केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर मान लो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, सराउंडिंग एटम से, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, सेंट्रल एटम से, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, एंड एब्सेंस ऑफ एडिशनल नॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम पर कोई भी क्या है, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, यानी कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात कि सेंट्रल एटम पर जो है एब्सेंस ऑफ एडिशनल लोन पेयर है, कोई भी एडिशनल अतिरिक्त लोन पेयर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा केस, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा बन रहा है, जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा, कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी, और सेंट्रल एटम में कोई एडिशनल लोन पेयर भी नहीं होगा। अगर ये केस ऐसे बनेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल्स हमें दिया हुआ है, अननोन मॉलिक्यूल है, हमें पता नहीं है हाइड्रोजन कैसे निकालना पड़े, तो पहले तो देख लो टाइप फर्स्ट अप्लाई हो रहा है, टाइप सेकंड अप्लाई हो रहा है। अगर इनसे अगर स्टेरिक नंबर अगर स्टेरिक नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब 1.5, 2.5, 3.5, तो समझ जाना कि या तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस है, या फिर केस किसका है, केस है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। समझ जाना आप, अगर फ्रैक्शन में स्टेरिक नंबर की वैल्यू आ रही है तो केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है,
या फिर एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन केस है। और एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन केस जनरली नेट गेट या फिर जो भी टेफर या IIT जेम वगैरह के एग्जाम्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। आपके इतने काम की चीज़ नहीं है कि उनको यहाँ पर कंसिडर करें, तो अपन जो है वो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन को ही जो है यहाँ पर कंसिडर करेंगे और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, राइट। तो अब जैसे अब इसमें से इसी को उठाते हैं सबसे पहले इस केस के अंदर NO2 को। तो NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नहीं होती क्या कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि बाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है जो कि इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और इधर जो है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब बताओ, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर गए 2 इधर गए, कितने हो गए 4, बचा 1, हो गई ना ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब जब ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुई तो इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं कि जब फ्रैक्शन में इसका आएगा, फ्रैक्शन में इसका स्टेप नंबर आएगा, यानी नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मोनोवैलेंट इस पर है नहीं, बाईवैलेंट ऑक्सीजन था तो 0, हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो क्या हुआ 5/2 बराबर 2.5। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आई मतलब केस किसका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, यानी कि केस किसका, इसके अलावा एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन का। एब्सोल्यूट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऐसे केस में वैल्यू को आगे बढ़ा देना, वैल्यू को आगे बढ़ा देना, 2.5 को कितना कर देना 3.0 कर देना, और 3.0 करेंगे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। चलिएगा अगला एग्जांपल हम इसी से में देख लेते हैं CF3 जो है कुछ इस प्रकार से हुआ। क्या, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो फ्लोरीन दे ही रखे उसने मोनोवैलेंट, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यार, 4 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे जिनमें से 3 काम में आ गए, बच गया 1, तो 1 क्या होगा, वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं ना, ठीक है ना। अब देखिएगा कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, ठीक है ना। जैसे ही कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 होते हैं और इसके अंदर जो है वो मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है 3, कोई भी चार्ज वगैरह है नहीं, तो क्या होगा 7/2 कितना आएगा 3.5। वैल्यू को आगे बढ़ा लेना, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, और कार्बन क्या है सेंट्रल एटम, फ्लोरीन क्या है सराउंडिंग एटम। केस फर्स्ट हमने क्या कहा था इसमें कि इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम आगे बढ़ा लेंगे, 4.0 कर लेंगे। 4.0 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइएगा। 4.0 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री TD होगी, राइट। चलिएगा अब ये तो बात थी केस इस प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर केस फर्स्ट की। अब इस प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर ही हम केस क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, केस सेकंड हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा हम केस सेकंड को भी देख लेते हैं, और केस सेकंड कुछ इस प्रकार से है। केस सेकंड जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया, केस सेकंड, केस फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, केस सेकंड को हम क्या करेंगे डिस्कस कर लें। केस सेकंड इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स पर क्या होगा अप्लाई होगा, और इस प्रकार से मतलब जिनमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ग्रेटर देन सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर ऐसा है और देयर इज नो सॉरी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिटी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिटी से ज़्यादा, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो देखिएगा सेंट्रल एटम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.55, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1, यानी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम ज़्यादा है। तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से ही तो होती है, कार्बन आयन ही तो है ये एक तरीका से,
इसके पास ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसमें ये क्या पड़ा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइएगा कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, चारों के चारों पूरे हैं, 1 2 3 4। अब बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट 3, कितने हुए 7/2, कितना आया 3.5 सॉरी 3.5 आया। तो इस प्रकार के कंडीशंस में जहाँ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा है, इस प्रकार की सब वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं। और वैल्यू कितना कर लेते हैं 3.0, और 3.0 करते हैं तो हाइड्रोजन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। चलिएगा कंडीशन केस फर्स्ट डिस्कस किया, केस 2 डिस्कस किया, और केस 3 और हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इसका काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। केस 3 ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, सराउंडिंग एटम की, किससे, सेंट्रल एटम की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड विद एडिशनल लोन पेयर ऑफ सराउंड सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम की, और सेंट्रल एटम में एडिशनल लोन पेयर भी है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल लोन पेयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं कि वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, कम ही करते हैं, राइट। वैल्यू को क्या करते हैं, हम कम ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया CMe3 का, किसका एग्जांपल डिस्कस किया बेटा, CMe3 का एग्जांपल हमने डिस्कस किया। देखना हमने एग्जांपल लिया, सॉरी CMe3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब इसकी स्ट्रक्चर को CH3 से जैसे ही तो होती है, एक एम इधर ये ना, एक इधर ये ना, एक इधर ये ना, ये पी ऑर्बिटल जो कि वैकेंट में एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बात बताओ यार, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, कितने मोनोवैलेंट 3, कितना आया 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 और ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्रेजेंट थी हाइब्रिड और वाइटल में, यानी कि एडिशनल लोन पेयर थे, वो किस में थे, हाइब्रिड और वाइटल में। अगर ऐसा है तो भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को कम करेंगे। और जब वैल्यू को कम करते हैं तो कितना आएगा 3.0, यानी कि स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। चलिए अब हम BSEPR को कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, BSEPR थ्योरी को। किसको देखेंगे बेटा, BSEPR थ्योरी को देखेंगे। चलिए BSEPR थ्योरी को और हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स की जो है वो शेप और डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। BSEPR थ्योरी ये कहती है, BSEPR थ्योरी ये कहती है कि अगर BSEPR थ्योरी क्या कहती है कि अगर स्टेरिक नंबर कितना है, 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। और sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कहा बेटा, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, शेप की पॉसिबिलिटी क्या है। शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि उसके अंदर हम ज्योमेट्री का मतलब होता है कि उसके अंदर हम 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड और वाइटल्स, 3D अरेंजमेंट देखेंगे इसका, हाइब्रिड और वाइटल्स का, यानी कि बॉन्डेड एटम और लोन पेयर, दोनों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। जबकि शेप के अंदर ओनली फॉर बॉन्डेड एटम को ही काउंट करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी शेप के अंदर काउंट नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जो CH4 होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, CH4 के अंदर हाइड्रोजन sp3 होता है। मीथेन के अंदर NH3 के अंदर भी हाइड्रोजन क्या होता है, NH3 के अंदर भी हाइड्रोजन sp3 होता है। और जो H2 है उसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता है, sp3 होता है। अब एक बात बताओ यार, जब CH4, इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं, ये एक छोटी सी बात है कि हमारे पास CH4 है,
उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। इसकी तो ज्योमेट्री भी क्या थी, std, और इसकी शेप भी क्या थी, td, क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो लोन पेयर here, only counted of bonded atoms, bonded इलेक्ट्रॉन। हम ओनली फॉर बॉन्डेड एटम्स को ही तो काउंट करेंगे यहाँ पर, यहाँ तो लोन पे रहे नहीं, तो ज्योमेट्री भी टीडी, शेप भी टीडी। अगर हम बात करें NH3 की, किसकी बात करें, NH3 की, तो NH3 कुछ इस प्रकार से ही तो होता है, पिरामिड शेप। इसके अंदर भी हाइड्रेशन क्या था, sp3 था। लेकिन एक बात बताओ, हाइड्रेशन sp3 का ज्योमेट्री तो टीडी थी, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, पिरामिड। पिरामिड जैसी क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ओनली अनबॉन्डेड एटम का अरेंजमेंट ही तो हम देख रहे हैं, हम तो लोन पेयर की बात ही नहीं करते शेप के अंदर। शेप के अंदर तो ओनली बॉन्डेड एटम का अरेंजमेंट देखते हैं, राइट। इसी प्रकार से हम H2 की बात करें तो उसके अंदर भी हाइड्रेशन जो है वो क्या होता है, sp3 होता है। शेप की बात करें तो इसकी बी शेप होती है, क्या होती है, बी शेप होती है, यानी कि बेंट होती है, राइट। अब वो बेंट शेप क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर हम बॉन्डेड एटम का 3 अरेंजमेंट देख रहे हैं, लोन पेयर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो शेप में हम ओनली फॉर बॉन्डेड एटम काउंट करेंगे, ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को काउंट करेंगे, यानी 3D अरेंजमेंट देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, और शेप के अंदर हम 3D अरेंजमेंट देखेंगे किसका, बॉन्डेड एटम का, राइट। तो ये बात थी ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट है और शेप के रेस्पेक्ट है। अब एक बात और बताओ यार, इसके अंदर एक अच्छा सा कंसेप्ट और बताता हूँ आपको। एक बात बताओ यार कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, हाँ कहेंगे सर आए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल भी जो है 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट जो है होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, ऐसा क्या हुआ है इसमें, इसका जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट निकल के आता है, राइट। सॉरी 109 तो इसका था ही, इसका 107 डिग्री 28 मिनट निकल के आता है। वो इसलिए निकल के आता है, वो इसलिए कब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जैसे ही रिपल्सन होगा तो इन बॉन्डेड एटम का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम ही तो होगा। जबकि इसकी और बात करें तो यहाँ पर दो दो लोन पेयर, ओ तेरी कितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन ये बॉन्ड एंगल तो उतना ही कम, कितना निकल के आएगा, 104 डिग्री 28 मिनट निकल के आता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्या निकल के आता है, 104 डिग्री 28 मिनट निकल के आता है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट। चलिए, तो हम ऐसा कह रहे थे कि अगर स्टेज नंबर 2 है, हाइड्रोजन sp है, तो हमें इसे याद रखना, इसके अंदर जो शेप निकल के आती है वो लीनियर होगी, क्या होगी, लीनियर शेप होगी, ठीक है ना, लीनियर शेप होगी। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 हमेशा रहेगा। और ये इस प्रकार का केस है कि जब इन दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, राइट। इसमें एक ही केस बनता है। अगर स्टेज नंबर 3 है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 3+0 का केस बन जाए, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3 हो, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, 0 हो। अगर ऐसा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्री जो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार की इसकी जो है वो क्या होगी, शेप होगी। इसके अलावा अगर हम मान लें कि केस इसके अंदर बन जाए 2+1 का, केस किसका बन जाए इसके अंदर, 2+1 का, ऐसा, तो हम ऐसा कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो इस प्रकार का अगर केस बन रहा है तो सीधी सीधी बात है कि हमें देखना है क्या, 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम। और जब 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम हम देखते हैं तो एक बात बताओ कैसा दिख रहा है, वी शेप, कह दे बैंड, चलो कह दिया बैंड। चौथा, अगर 4 अगर स्टेरिंग नंबर हो तो हाइब्रिडाइजेशन सब दुनिया को पता है क्या होता है, sp3 होता है।
क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके अंदर अगर मान लो कि हम केस ले ली 4+0 का, अगर ऐसा ले लिया तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, शेप टी होगी। क्या होगी, शेप टी होगी। जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, शेप होगी। अगर इसके अंदर हम ले लें कि 3+1 तो क्या होगा, ऐसी आएगी अमोनिया जैसी पिरामिडल। क्या आएगी, पिरामिडल। अगर मान लें हम केस ले लें 2+2 का, बताओ क्या आएगी, वी शेप। क्या आएगी, वी शेप। ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं अगला 5वां स्टेरिंग नंबर। अगर मान लो 5वां स्टेरिंग नंबर हमें दिया हुआ है, तो 5वें स्टेरिंग नंबर के अंदर हमेशा याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 सॉरी sp3d होता है। sp3d2 तो स्टेप नंबर 6 जो कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर होता है, राइट। तो 5 के अंदर sp3d होता है। इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, राइट। तो इसके अंदर हमने कहा कि केस ले लेते हैं 5+0 का, राइट। यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 5 और बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 5 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। अगर ऐसा हम कहते हैं तो इसकी सीधी सीधी बात यह है कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, TVP होगी। और इसकी शेप भी क्या होगी, TVP ही होगी, ठीक है ना। अगर हम कह दें कि इसमें केस 4+1 का ले लें तो इसके अंदर क्या कहेंगे हम, इसके अंदर हम कहेंगे कि एक लोन पेयर को हम हमेशा किस पे दिखाएंगे, हमेशा हम इक्विटोरियल पे दिखाएंगे। किस पे दिखाएंगे, लोन पेयर को हम हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे दिखाएंगे, ध्यान रखना। अब लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों दिखाएंगे, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, परसेंट लविंग स्पीसीज होती है। जितनी ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर से लोन पेयर लव करते हैं तो उसको इक्विटोरियल पे तो लेंगे, जब लोन पेयर जो है से पर लोन पेयर जो है परसेंटेज से लव करेंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इक्विटोरियल पोजीशन परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होते हैं और एक एक्सियल पोजीशन में परसेंटेज करेक्टर कम होते हैं। किसके अंदर, TVP ज्योमेट्री के अंदर, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज करेक्टर की। अब एक बात बताओ यार, इस TVP ज्योमेट्री के अंदर ये ट्राइगोनल है प्लेनर, ये जो इक्विटोरियल वाला पोर्शन है इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120, और जब इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 है और ये जो एक्सियल और ये इक्विटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90। एक बात बताओ यार, एक्सियल पे बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। और जब एक्सियल पे बॉन्ड एंगल कम है तो यहाँ पर परसेंट एस भी क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि परसेंट एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल के, राइट। तो एक बात बताओ यार, जब परसेंट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम एक्सियल पे, बॉन्ड एंगल अगर कम तो परसेंट एस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विटोरियल पे परसेंट एस ज़्यादा है, परसेंट एस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है परसेंट एस, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। अब जब इक्विटोरियल पे परसेंट एस ज़्यादा है तो लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को वहाँ रखेंगे जब परसेंटेज ज़्यादा होंगे। क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, परसेंटेज लगे होते हैं, ठीक है ना। तो लोन पेयर को हम हमेशा किस पे रखेंगे, इक्विटोरियल पर रखेंगे। अगर 1 है, 2 है और 3 है तो। अगर 3 से ज़्यादा होंगे जब हम एक्सियल पे जाएंगे। अब हम उनका कंडीशंस को लेते हैं, 3 से ज़्यादा कम होंगे, 1 से ज़्यादा, वो सारी देखते हैं हम। देखो अगर मान लेते हैं 4+1 का केस लेते हैं इसके अंदर, यानी कि एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो देखिएगा लो इक्विटोरियल पे लिया और ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं की शेप। क्या बोलते हैं बेटा, की शेप इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। क्यों बोला डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, क्योंकि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। जब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हुआ तो ये क्या हुई, ये टेट्राहाइड्रल 1 2 3 4 क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। इसलिए इसको हमने क्या बोला, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, शीशा। क्या बोलते हैं, शीशा शेप, ठीक है।
अब इसके अंदर अगला केस हम कंसिडर करते हैं कि मान लो 3+2 का केस हो, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई कि टी शेप क्या हो गई, देखो दिखने में ही लग रही है टी, टी दिखने में ही लग रही है टी, ओनली फॉर 3 अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम, 3 अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम ही हम देखेंगे तो क्या हो गई टी शेप। इसको हम बोलते हैं टी शेप। और ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती, इसके बीच लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच क्या है रिपल्सन, इधर भी क्या है रिपल्सन। रिपल्सन के कारण टी जो है वो कैसे हो जाता है छाता, टी कैसा हो जाता है छाता जैसा, ऐसा धुप जाता है ये, ठीक है ना। किसके कारण, रिपल्सन के कारण। तो इसको कभी ऐसे ड्रॉ मत करा करो, राइट जो है वो ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो केस इसके अंदर एक ये हो सकता है sp3 के अंदर 2+2 का हम क्या ले लें, सॉरी 2+3 का हम क्या ले लें केस ले लें। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे क्या कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेना और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेने। सॉरी ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये 2 क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहाँ जाते हैं इक्वेटोरियल पे, मैंने क्या ले गया इनको एक्सियल पे, तो गलत ही बात है ना, इक्वेटोरियल पे भी ले जाना है। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ अकॉर्डिंग टू शेप किसके अकॉर्डिंग बतानी है, बॉन्डेड एटम के, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बॉन्डेड एटम एक ये ना एक ये ना, यही हमें देखना है। देयर इज नो काउंट ऑफ लोन पेयर, 3 एलिमेंट ऑफ लोन पेयर, तो बताओ क्या होगी लीनियर। यानी कि हमने देखा कंक्लूजन ये निकला किसके अंदर sp3d के अंदर कि केस जब 5+0 का था तब तो शेप क्या थी, वही जो ज्योमेट्री होती है टीबीपी, वही शेप थी टीबीपी। और जब 4+1 का केस था तब शेप क्या थी के शेप, डिस्टॉर्टेड टीडी सीसा। और जब 3+2 का केस था इसके अंदर तब क्या थी टी शेप। और जब इसके अंदर 2+3 का केस था तब शेप क्या थी लीनियर। ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर। अब एक और हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हम डिस्कस करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं तुम्हें, तुम्हारा जो काम है उनसे हो जाएगा। सॉरी, हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेज नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp3d2 होता है। इसके अंदर मान लो 6+0 का हम केस लेते हैं और 6+0 का केस लेते हैं तो शेप जो ज्योमेट्री होती है वही क्या हो जाती है शेप हो जाती है, जैसी ज्योमेट्री वैसी शेप, वो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो 5+1 का केस ले लें तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखना। इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, क्या बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, क्या बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, हमेशा याद रखना। अगर मान लो अब तुम्हारे दिमाग में विचार और आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, अगर हमें लोन पेयर लेना था और लोन पेयर परसेंटेज लाना था, ठीक है एक्सियल पे क्या है बॉन्ड एंगल कम है इसलिए जो है ऊपर बॉन्ड सॉरी इक्वेटोरियल पे जो है वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा था और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने के कारण परसेंटेज ज़्यादा हो गई, और परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो सॉरी मैंने ये कहा, मैं क्या बोला मुझे नहीं पता लेकिन मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने ये कहा कि जितने ज़्यादा परसेंट बॉन्ड एंगल होता है उतना ज़्यादा परसेंटेज होता है। इक्वेटोरियल के अंदर जो है वो इक्वेटोरियल के अंदर बॉन्ड एंगल कम है, एक्सियल के अंदर बॉन्ड एंगल 180 है, एक्सियल के अंदर बॉन्ड एंगल 180 है तो परसेंटेज भी ज़्यादा। और लोन पेयर क्या होते हैं परसेंटेज लविंग, इसलिए लोन पेयर किस पे जाएंगे एक्सियल पे। मान लेते हैं हम लोन पेयर किस पे गए एक्सियल पे, ठीक है सही बात। अब जब लोन पेयर एक्सियल पे गए तो एक बात बताओ यार, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी 5+1 के केस में शेप बनेगी सॉरी। अब जब इस प्रकार की शेप बनेगी तो इनके बीच में रिपल्सन ही होगा क्या, और जब रिपल्सन होगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र नहीं आएगी क्या, तो ऐसे कभी मत दिखाना, इसको ऐसे दिखाना, ठीक है चलिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं 4+2
2 का, और 4+2 कुछ इस प्रकार से होती है, देखिएगा। लो भैया, देख दी, देख ली। हमेशा याद रखना, एक ही लोन पेयर हो तो हमेशा एक्सियल, और अगर दो लोन पेयर हो तो हमेशा एक दूसरे के ट्रांस पे, हमेशा याद रखना। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, सॉरी शेप, हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं फटाक देने से, और फिर हमारा लेक्चर को जो है हम डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है यार। समझिएगा, अगर मान लो हमने ले लिया मॉलिक्यूल SnCl2, बताओ फटाक से शेप। एक बात बताओ यार, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 10 क्लोराइड दिया हुआ है। 10 किसका मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन फैमिली के मेंबर के अंदर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, मोनोवैलेंट कितने हैं, 2, कितने हुए 6/2, कितना हुआ 3, 3 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक बात बताओ यार कि जो 10 है उसके बैलेंस सेल में 4, दो कितने, दो कौन चुने, क्लोरीन, बचे दो क्या LP, सॉरी दो क्या बचे इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक LP में जाएंगे, राइट। तो कुछ इस प्रकार से शेप नहीं आएगी क्या, और ये sp2 के अंदर आती है क्या, sp2 के अंदर ऐसी आती है क्या, हमने पढ़ी है क्या sp2 के अंदर, देखना ये रही, यानी क्या है इसकी शेप, V शेप। क्या है इसकी शेप, वेंट शेप, राइट। चलिएगा, और नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया HCOF2। बताइएगा इसके अंदर जीरो उनके वैलेंस सेल में 8 होते हैं, मोनोवैलेंट 2 है, कितना हुआ 10/2, कितना है 5 स्टेरिक नंबर। ज्योमेट्री TVP होनी चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, हमें तो उससे मतलब, राइट। TVP के अंदर मैंने ऐसा कहा था आपसे कि अगर 5+, अब इसमें वो देख लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ जीरो उनके 8 होते हैं, 2 क्लोरीन ले गया, कितने बचे 6। अगर एक ऑक्सीजन भी लेके जाता है तो एक ऑक्सीजन भी लेके जाता है, कितने बचते 5, 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और जब 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हमने एक केस पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ये रहा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो दोबारा, ये रहा जीनोन। जीनोन के वैलेंस सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2